क्या आपने कभी यह जुमला सुना है, प्रकृति के साथ जीना चाहिए? यकीन है, सुनते ही आपके मन में तुरंत एक तस्वीर उभरती होगी। जंगल में एक छोटा सा घर, सुबह घास पर योग करना और अपने बगीचे की सब्जियां खाना। तो बस ये सब भूल जाइए। आज हम जानेंगे कि प्राचीन स्टोइक्स का प्रकृति के साथ जीना कहने का असल मतलब क्या था। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप सड़क पर लगे जाम, परेशान करने वाले सहकर्मियों और यहां तक कि अचानक आई बारिश को भी बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। ये सिर्फ सन्यासियों के लिए कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक हंगामे के बीच भी शांत और समझदार बने रहने का एक व्यावहारिक तरीका है। हम प्राचीन यूनानियों और रोमनों की बात करेंगे, ऐसे लोग जो हमसे जरा भी कम समझदार नहीं थे। इनमें सम्राट मार्कस ऑरेलियस, राजनीतिज्ञ सेनेका और यहां तक कि एक पूर्व दास एपिक्टेटस भी शामिल थे। ये सब एक ही सवाल का जवाब तलाश रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए, एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। और उन्हें यह जवाब मिल गया। तो चलिए, सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरुआत करते हैं। जब हम प्रकृति के अनुरूप जीना यह वाक्यांश सुनते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यकीनन टाउन शिफ्टिंग जैसी ही कोई बात। शहर छोड़कर चले जाना, झील के किनारे एक छोटा सा घर बनाना, झरने का पानी पीना और गिलहरियों से बातें करना। सुनने में यह निश्चित रूप से बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन स्टोइक दर्शन से इसका उतना ही संबंध है जितना ज्योतिष का खगोल विज्ञान से। प्राचीन यूनानी और रोमन जिन्होंने इस दर्शन की नींव रखी, वे शोरगुल वाले गंदे शहरों में रहते थे, जो राजनीति, युद्धों और षड्यंत्रों से भरे थे। वे हिप्पी नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यावहारिक लोग थे। इसलिए जब एक स्टोइक प्रकृति की बात करता था, तो उसका मतलब जंगल के नजारों से नहीं था। वह प्रकृति, नेचर के बड़े अर्थ की बात कर रहा था। चीजों के मौलिक क्रम के बारे में, उन नियमों के बारे में जिनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड काम करता है, ग्रहों की गति से लेकर एक घास के तिनके के उगने तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी अपनी मानवीय प्रकृति के बारे में। यह वह कुंजी है जो इस दर्शन के सभी अन्य दरवाजे खोलती है। अगर हम इसे ठीक से नहीं समझते, तो पूरा स्टोइक दर्शन हमें अजीब और जीवन से कटा हुआ लगेगा। तो चलिए, जंगल में बने उस छोटे घर को भूल जाते हैं और समझते हैं कि यह असली प्रकृति क्या है। तो आखिर ये रहस्यमयी प्रकृति क्या है जिसके साथ हमें सामंजस्य में रहना है? स्तोइकों के लिए यह दो हिस्सों में बटी है, ठीक वैसे ही जैसे एक के अंदर एक रखी गुड़िया होती है। पहला बड़ा हिस्सा, पूरे ब्रह्मांड की प्रकृति, और दूसरा छोटा हिस्सा जो इसके अंदर है, वह हमारी अपनी मानवीय प्रकृति है। आइए अब बड़े हिस्से से शुरू करते हैं। स्तोइकों ने दुनिया को देखा और उसमें अव्यवस्था नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित व्यवस्था पाई। उनके लिए ब्रह्मांड महज संयोगों का संग्रह नहीं, बल्कि एक एकीकृत, सजीव और बुद्धिमान व्यवस्था है। एक विशाल प्रणाली जहां सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और सार्वभौमिक कारण और परिणाम के नियमों का पालन करता है। वे इस ब्रह्मांडीय तर्क और व्यवस्था को लोगोस कहते थे। जो कुछ भी घटित होता है, ऋतुओं के बदलने से लेकर पिकनिक का मजा किरकिरा करने वाली बारिश तक, वह इस विशाल और सर्वव्यापी योजना का एक हिस्सा है। चलिए अब अंदर झांकते हैं, हमारी अपनी मानवीय प्रकृति में। मानव स्वभाव क्या है? क्या चीज हमें जानवरों या पौधों से अलग करती है? हमारी सोचने की क्षमता, हमारा विवेक, तर्क करने, विश्लेषण करने और सचेत चुनाव करने की हमारी क्षमता। यही हमारी मुख्य निर्धारक विशेषता है, हमारी अंतर्निहित महाशक्ति। और यहां है मुख्य बात, स्तोइकों का मानना था कि हमारा विवेक उस महान ब्रह्मांडीय लोगोस का एक नन्हा सा अंश, एक चिंगारी है। हम ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जो इस विश्व व्यवस्था को समझ सकते हैं और सचेत रूप से इसका पालन कर सकते हैं। और यही हम सबसे अहम मुद्दे पर आते हैं। आइए मूल बात से शुरू करते हैं। स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार मानव स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत हमारा विवेक, बुद्धि है। हाँ, जानवरों की तरह हम में भी सहज वृत्तियां होती हैं। हमें भूख, डर और इच्छाओं का अनुभव होता है। लेकिन हमें मानव क्या बनाता है?
यह हमारी रुकने, सोचने और सचेत विकल्प चुनने की क्षमता है। यह हमारी अनूठी जन्मजात विशिष्टता है। इसलिए जब कोई स्टोइक दार्शनिक कहता है कि अपनी प्रकृति के अनुरूप जियो, तो उसका मूल अर्थ है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। ये अपने विवेक को अपने भीतर सर्वोपरि बनाने का आह्वान है। क्षणिक भावनाओं, क्रोध या डर को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में न लेने दें। वे यात्री हो सकते हैं, लेकिन ड्राइवर आपका सामान्य ज्ञान, आपकी तर्क शक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपकी भावनाएं एक मजबूत पर मनमौजी घोड़े की तरह है और आपका विवेक, बुद्धि उस घोड़े का सवार है। प्रकृति के अनुरूप जीने का मतलब घोड़े से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना सीखना है। लगाम को कसकर थामना और उसकी पूरी शक्ति को उस ओर मोड़ना जहां आपने सचेत रूप से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, न कि हर डरावनी परछाई या लुभावनी गाजर के पीछे बेतहाशा दौड़ पड़ना। आपकी प्रकृति घुड़सवार बनना है, न कि केवल घोड़े के पीछे घिसटते जाना। ठीक है, अपनी मानवीय प्रकृति यानी तर्क शक्ति के बारे में तो हमने समझ लिया, पर हम तो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। और यहीं पर स्टोइक दार्शनिक अगला कदम उठाते हैं। वे कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड भी तर्क शक्ति से ओतप्रोत है। वे इसे लोगोस लोगोस या नियति कहते थे। कल्पना कीजिए कि दुनिया घटनाओं का कोई अव्यवस्थित ढेर नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सटीक चलने वाली घड़ी का तंत्र है। या आज की भाषा में कहें तो एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसमें हर एक कोड पूरी तरह से लिखा और निर्धारित है, और इस प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है। पेड़ से पत्ता गिरने से लेकर वैश्विक आर्थिक संकट तक जो कुछ भी होता है, वह एक बड़े समग्र प्रक्रिया का आवश्यक और तार्किक हिस्सा है। ब्रह्मांड न तो अच्छा है और न बुरा, वह बस है। वह बस अपने नियमों के अनुसार कार्य करता है। ये गुरुत्वाकर्षण जैसा ही है। आप लड़खड़ा कर गिर जाने पर उस पर गुस्सा कर सकते हैं, पर यह व्यर्थ है। गुरुत्वाकर्षण बस अपना कार्य करता है। ठीक इसी तरह दुनिया में बाकी सभी घटनाएं को भी एक सार्वभौमिक व्यवस्था के अनुसार ही घटित होती हैं, और इस व्यवस्था से लड़ने की कोशिश करना या उस पर गुस्सा करना, यह वैसा ही है जैसे बारिश पर चिल्लाना कि वह रुक जाए। यह बेकार और ऊर्जा खर्चीला है। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है। एक तरफ हमारी अपनी प्रकृति ही बुद्धि है, दूसरी ओर इस ब्रह्मांड की प्रकृति भी बुद्धि ही है। एक सार्वभौमिक नियम है जिसे लोगोस लोगोस कहते हैं। और जब हम इन दोनों विचारों को जोड़ते हैं, तभी स्टोइसिज्म, स्टोइकवाद का मुख्य सूत्र सामने आता है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, इसका मतलब है अपनी निजी बुद्धि का उपयोग करके दुनिया की सार्वभौमिक तार्किक व्यवस्था को समझना और उसे स्वीकार करना। व्यवहार में इसका सार यह है, जो कुछ आपके हाथ में है उसे बुद्धिमानी से और सर्वोत्तम तरीके से करे, और जो आपके नियंत्रण से बाहर है उसे ब्रह्मांड का एक अपरिहार्य हिस्सा मानकर स्वीकार करे। सीधे शब्दों में कहें तो वास्तविकता से लड़ने में अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति बर्बाद करना बंद करे। यह निष्क्रियता का बुलावा नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता का आह्वान है। जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता और हम चिल्लाने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इसके बजाय एक स्टोइक व्यक्ति खुद से पूछता है, ठीक है, ये हो गया है, यह अब वास्तविकता का हिस्सा है। अब मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करके इसके साथ क्या कर सकता हूं? यह ध्यान का एक मौलिक बदलाव है, व्यर्थ के प्रतिरोध से रचनात्मक कार्य की ओर। और यह सब कुछ बदल देता है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी बन जाते हैं, जो जीवन द्वारा दिए गए पत्तों को कुशलता से खेलता है। छोटी छोटी बातों पर आपा न खोना, यही प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। और यहीं से हम स्टोइक दर्शन के एक बेहद अहम और व्यवहारिक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा विचार जो सचमुच 5 मिनट में आपकी किसी भी समस्या को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। इसे नियंत्रण का द्वंद्व या डिकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। सुनने में यह किसी भौतिक विज्ञान की किताब से निकला शब्द लग सकता है,
लेकिन असल में ये एक बेहद सरल और शानदार अवधारणा है। कल्पना कीजिए, आप एक बड़ा कागज लेते हैं और उसे 2 कॉलम में बांटते हैं। एक तरफ आप वो सारी चीजें लिख लीजिए जिन पर आपका पूरा 100% नियंत्रण है, और दूसरी तरफ वो सब कुछ जिस पर आप या तो थोड़ा बहुत असर डाल सकते हैं या बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। स्तोइकों ने जब यह अभ्यास किया तो वे एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचे। पहला कॉलम, यानी हमारे पूर्ण नियंत्रण वाली चीजों का कॉलम, अविश्वसनीय रूप से छोटा निकला, और दूसरा वाला, मानो कभी खत्म न होने वाला। और उनके मुताबिक मन की शांति का सबसे बड़ा राज यही है कि इस सीमा को साफ साफ पहचानना सीखे और किसी भी हाल में कभी भी इसे आपस में न मिलाए। हमारी सारी चिंता, गुस्सा, निराशा और तनाव ठीक उसी पल पैदा होते हैं जब हम दूसरे कॉलम की चीजों के लिए इस तरह परेशान होने लगते हैं मानो वे पहले कॉलम में हमारे पूरे नियंत्रण में हो। एक आइए देखें कि इन 2 श्रेणियों में क्या क्या आता है। शुरुआत करते हैं पहली, सबसे अहम श्रेणी से, जो मेरे नियंत्रण में है। आखिर कौन सी चीजें हैं जिन पर हमारा पूरा और निरपेक्ष नियंत्रण है? आप इस सूची की संक्षिप्तता देखकर हैरान हो सकते हैं। पहला, ये है हमारे विचार। हम चुन सकते हैं कि क्या सोचना है। दूसरा, हमारे निर्णय और राय, यानी हम घटनाओं को कैसे आंकते हैं। तीसरा, हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं, वो जिसकी ओर हम बढ़ना चाहते हैं। और चौथा, हमारे कार्य, जो हम अभी करने का फैसला करते हैं। और असल में बस इतना ही। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी इच्छाएं और हमारे कार्य, ब्रह्मांड के इस असीमित सागर में यही हमारा नियंत्रण का एकमात्र द्वीप है। यह हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारा भीतरी किला, जिसमें हमारी अनुमति के बिना कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। अब देखते हैं दूसरी श्रेणी, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, और इसमें बाकी की लगभग हर चीज। हम मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके शब्द, उनके कार्य या हमारे बारे में उनकी राय। हम अपने शरीर को भी 100% नियंत्रित नहीं कर सकते। वह बीमार पड़ सकता है, बूढ़ा हो सकता है। हम अपनी प्रतिष्ठा, अपना दर्जा या अपने कार्यों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह सूची अंतहीन रूप से जारी रह सकती है। और अब जब हमने दुनिया को इन 2 श्रेणियों में बांटा है, स्टोइक हमें एक सरल पर क्रांतिकारी नियम देते हैं। अपना 100% ध्यान, अपनी ऊर्जा और अपने प्रयास पहले स्तंभ पर लगाएं, उस पर जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। अपने विचारों को बेहतर बनाएं, अपने निर्णयों को परखें, सोच समझकर फैसले लें और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये आपकी जिम्मेदारी का क्षेत्र है, आपका अपना कार्य क्षेत्र। और दूसरे स्तंभ का क्या? उन अनगिनत चीजों का क्या जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं? उन्हें स्वीकार करें, उनके प्रति तथाकथित स्तोइक उदासीनता रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी परवाह न करें या उन्हें नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आपकी आंतरिक शांति और आपकी खुशी उन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उन्हें खिड़की के बाहर के मौसम की तरह माने। बारिश हो रही है, ठीक है, आप छाता ले लेंगे। धूप खिली है, बहुत बढ़िया, आप धूप का चश्मा पहन लेंगे। आप न तो बारिश पर गुस्सा होते हैं और न ही धूप से अत्यधिक उत्साहित होते हैं। आप बस वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह आपके नियंत्रण से बाहर की हर चीज के साथ भी आपका रवैया ऐसा ही होना चाहिए। आइए एक ऐसे आम उदाहरण से समझते हैं जो हम सभी के लिए जाना पहचाना है। सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम। आप एक जरूरी मीटिंग के लिए देर हो रहे हैं। गाड़ियां बस रिंग रिंग कर आगे बढ़ रही हैं। एक आम इंसान के मन में क्या होता है? भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। मन में विचार आते हैं, आज ही क्यों? सामने वाला मूर्ख थोड़ा तेजी से नहीं चल सकता क्या? मैं सब कुछ खो दूंगा, ये तो बर्बादी है। दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, खून में एड्रेनालाइन का संचार बढ़ जाता है और मूड पूरी तरह खराब होकर शून्य पर आ जाता है। आइए अब इसी स्थिति को एक स्टोइक व्यक्ति की नजरों से देखते हैं।
वह नियंत्रण की द्विविभाजन डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत लागू करता है। वह सोचता है, मैं यहां क्या नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मैं गाड़ियों को तेजी से चलने पर मजबूर कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं अपनी सोच की शक्ति से सड़क साफ कर सकता हूं? नहीं। जाम लगने का यह तथ्य पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर है। तो मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? अपनी प्रतिक्रिया को। मैं हॉर्न बजाकर, गुस्सा होकर और गालियां देकर अपने शरीर को तनाव के हार्मोन से झड़ दे सकता हूं। या फिर मैं इस तथ्य को स्वीकार कर सकता हूं, मैं जाम में हूं। इसके बाद मैं वह कर सकता हूं जो मेरे नियंत्रण में है। फोन करके अपनी देरी के बारे में सूचित कर सकता हूं और बचे हुए समय का मैं सदुपयोग कर सकता हूं। कोई ऑडियो बुक सुन सकता हूं, एक दिलचस्प पॉडकास्ट सुन सकता हूं, या बस शांत मन से गहरी सांसें ले सकता हूं। जाम तो वही रहता है, लेकिन हमारी आंतरिक मनोदशा पूरी तरह से अलग हो जाती है। आप जाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप 100% नियंत्रित करते हैं कि यह आपके लिए नरक बनेगा या एक अप्रत्याशित और उपयोगी विराम। यह विचार हमें स्टोइकों की अगली सबसे महत्वपूर्ण खोज की ओर ले जाता है। यह हमारी भावनाओं से संबंधित है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि घटनाएं हमें परेशान करती हैं, जैसे नौकरी से निकाल दिया गया, मैं दुखी हूं, पसंदीदा टीम हार गई, मैं गुस्सा हूं, बारिश में भीग गया, मेरा मूड खराब हो गया। यह सब तार्किक लगता है। बुरी घटनाएं बुरी भावनाओं को जन्म देती है, लेकिन स्टोइक कहते हैं, नहीं, ये एक गलती है। आपको घटनाएं खुद परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में आपके विचार या निर्णय परेशान करते हैं। किसी भी घटना और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच हमेशा एक छोटा सा अंतराल होता है, और इस अंतराल में ही आपके विचार, आपकी सोच या आपका मूल्यांकन मौजूद होता है। सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम सिर्फ एक तथ्य है। यह सड़क के एक हिस्से पर गाड़ियों का जमावड़ा है। यह घटना अपने आप में कोई भावनात्मक रंग नहीं रखती। यह न अच्छी है न बुरी। यह बस है। इसे बुरा या भयानक आपका विचार बनाता है। इस जाम के कारण मैं देर हो जाऊंगा, यह तो बड़ी मुसीबत है, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। यही विचार है, न कि सिर्फ जाम जो आपके शरीर में क्रोध और तनाव की जैव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करता है। अगर आप सोचते, अरे जाम लग गया, इसका मतलब है कि मुझे अपनी ऑडियो बुक का एक और अध्याय सुनने के लिए 20 मिनट ज्यादा मिल गए, तो आपकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती। घटना एक ही है, लेकिन प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच अलग अलग विचार या दृष्टिकोण थे। तो अगर हमारा मुख्य लक्ष्य समझदारी से जीना है, यानी अपनी प्रकृति के अनुरूप जीना, तो ऐसी जिंदगी की सफलता को किस चीज से मापा जाता है? क्या बैंक खाते में जमा पैसों से? क्या विजिटिंग कार्ड पर लिखी पदवी से? या तस्वीरों पर मिलने वाले लाइक्स की संख्या से? स्टोइक विचारक तो इस पर ठहाके लगाते, ये सारी चीजें तो दूसरी श्रेणी की है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये मिल भी सकती है और नहीं भी। अपनी खुशी का महल ऐसी डगमगाती नींव पर बनाना रेत पर घर बनाने जैसा है। एक स्टोइक के लिए सफल जीवन का एकमात्र सच्चा पैमाना सद्गुण है। सुनने में थोड़ा पुराना और नीरस लगता है ना? पर आइए गहराई से समझते हैं। स्टोइक के लिए सद्गुण का मतलब सिर्फ अच्छा बच्चा बनना नहीं है। यह तो एक कला है, इंसान के रूप में जीने की कला। किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धि का पूरी तरह और कुशलता से उपयोग करने की कला। सद्गुणी होने का मतलब है कि आप अपने निर्णय और कार्य बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता, साहस और संयम के आधार पर करें। इसका मतलब है कि आप अभी और यही एक विवेकशील और सामाजिक प्राणी के तौर पर अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बने, और यह पुरस्कार हमेशा आपके साथ रहता है। इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। धन, यश या स्वास्थ्य के विपरीत। ठीक है, सद्गुणी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं। हम सभी को अपने बिल चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं। हम अपने करियर में सफलता के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए?
क्या स्टोइक्स यह सब त्याग कर डायोजेनीस की तरह एक बैरल में रहने का सुझाव देते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं वे एक और बहुत ही सुरुचिपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, पसंदीदा उदासीन चीजें। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? आइए इसे समझते हैं। वे उदासीन इसलिए हैं क्योंकि उनका आपके सद्गुण से और परिणाम स्वरूप आपकी सच्ची खुशी से कोई सीधा संबंध नहीं है। पैसे का होना या न होना अपने आप में आपको न तो अच्छा इंसान बनाता है और न ही बुरा। ये केवल बाहरी परिस्थितियां मां हैं, लेकिन इसके साथ ही वे पसंदीदा भी हैं। इसका मतलब है कि अन्य सभी बातें समान होने पर कोई भी समझदार व्यक्ति बीमार होने के बजाय स्वस्थ रहना पसंद करेगा, गरीब होने के बजाय अमीर, असफल होने के बजाय सफल। स्टोइक्स न तो तपस्या और न ही आत्मयातना की वकालत करते हैं। वे कहते हैं, हां, स्वास्थ्य, धन और सफलता के लिए प्रयास करें। यह सामान्य और स्वाभाविक है, लेकिन कभी भी इन्हें अपने मुख्य पुरस्कार, आपकी आंतरिक शांति और सद्गुण से न मिलाए। इस विचार को बेहतर समझने के लिए स्टोइक दार्शनिकों ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया, एक तीरंदाज का उदाहरण। कल्पना कीजिए एक पेशेवर तीरंदाज की, जो किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहा है। उसके पूरे नियंत्रण में क्या है? बहुत कुछ। वह महीनों तक अभ्यास कर सकता है, अपनी तकनीक को निखारते हुए। प्रतियोगिता से पहले वह सही खान पान रख सकता है और पूरी नींद ले सकता है। वह सबसे अच्छा धनुष और तीर चुन सकता है। तीर चलाते समय वह आदर्श मुद्रा में खड़ा हो सकता है। प्रत्यंचा को सही ढंग से खींच सकता है, सटीकता से निशाना साध सकता है, हवा की दिशा का अनुमान लगा सकता है और तीर को सहजता से छोड़ सकता है। यह सब उसकी जिम्मेदारी के दायरे में आता है। उसका काम है अपने निशाने को बेदाग बनाना। अब सवाल यह है, क्या यह सब उसे लक्ष्य पर 100% सटीक निशाना लगाने की गारंटी देता है? नहीं। जिस क्षण तीर धनुष से निकल जाता है, कुछ भी हो सकता है। हवा का अचानक तेज झोंका उसे रास्ते से भटका सकता है। कोई पक्षी उसके मार्ग में आ सकता है। निशाना अचानक गिर सकता है। ये बातें अब तीरंदाज के नियंत्रण से बाहर हैं। तो फिर उसका लक्ष्य क्या है? सिर्फ लक्ष्य भेदना? नहीं। उसका असली लक्ष्य है एक त्रुटिहीन तीर चलाना। यदि उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया जो उसके वश में था, तो वह पहले ही विजेता है, चाहे तीर कहीं भी लगे। परिणाम वांछनीय है, लेकिन उससे लगाव नहीं। लेकिन कौशल अनमोल है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना नहीं है कि हमें सफलता, स्वास्थ्य या धन मिले, क्योंकि यह असंभव है। यह उस हवा को नियंत्रित करने जैसा है जो तीर का रास्ता बदल देती है। हमारा काम हर स्थिति में सही तीर चलाना है, यानी उस जानकारी और अवसरों के आधार पर जो हमारे पास इस समय उपलब्ध है, सबसे समझदारी भरे और नैतिक निर्णय लेना। जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, आपका काम है पूरी तरह से तैयारी करना, एक शानदार रिज्यूमे बनाना और साक्षात्कार में बेहतरीन प्रदर्शन करना। ये आपका तीर है, और आपको नौकरी मिलेगी या नहीं, ये निशाना है। ये सैकड़ों ऐसे कारकों पर निर्भर करता है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। एचआर के मूड से लेकर प्रतिस्पर्धी के निदेशक मंडल में किसी रिश्तेदार के होने तक। आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आपका काम है एक सटीक व्यापार योजना बनाना, बाजार का अध्ययन करना और एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करना। यह आपका तीर है। व्यवसाय सफल होगा या नहीं, या कोई नया संकट उसे घेर लेगा, यह निशाना है। आपकी मन की शांति परिणाम पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। यह आपके प्रयासों की गुणवत्ता पर निर्भर करनी चाहिए। इस बात की संतुष्टि पर कि आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया और परिणाम को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और अगला तीर चलाना चाहिए। और यही हम स्टोइकिज्म के सबसे शक्तिशाली लेकिन समझने में सबसे जटिल विचारों में से एक के करीब आते हैं। इसे अमर फाटी कहा जाता है, जिसका लैटिन से अनुवाद भाग्य से प्रेम होता है। यह सिर्फ स्वीकार करना या जो हो रहा है उसके प्रति समर्पण नहीं है। यह उससे कहीं आगे है। यह जीवन में आने वाली हर चीज को, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, सक्रियता से और खुशी खुशी अपनाना है। स्टोइक इसे इस तरह देखते थे,
यदि ब्रह्मांड एक अकेला बुद्धिमान जीव है जो पूर्ण नियमों पर चलता है, तो जो कुछ भी होता है वह आवश्यक है और एक महान योजना का हिस्सा है। हर घटना, यहां तक कि वह भी जो हमें दुखद या अन्यायपूर्ण लगती है, उस बड़ी तस्वीर में अपनी भूमिका निभाती है जिसे हम अपने सीमित दिमाग से पूरी तरह समझ नहीं पाते। इसलिए भाग्य का विरोध करना या उस पर शिकायत करना गणित के किसी सूत्र से बहस करने जैसा है। यह व्यर्थ है। इसके बजाय एक स्टोइक जीवन को हाँ कहने का सुझाव देता है। जीवन जो कुछ भी देता है उसे सिर्फ एक अनिवार्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक दवा के रूप में स्वीकार करें, जिसे एक बुद्धिमान ब्रह्मांडीय डॉक्टर ने खास आपके लिए लिखा है। अमर फती केवल अपने भाग्य को सहन करना नहीं है, बल्कि उससे प्रेम करना है। हर बाधा में आत्मा को प्रशिक्षित करने का अवसर देखना, हर नुकसान में एक सबक और हर चुनौती में सद्गुण दिखाने का मौका देखना। मगर इस विचार को ठीक से समझना बेहद अहम है। अमोर फाती का मतलब किस्मत को कोसना या यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना नहीं है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो भला मैं क्या करूं, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत। ये हमें उन सीमाओं में रहते हुए जिन्हें हमारी असलियत तय करती है, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय और होशपूर्वक काम करने का आह्वान करता है। कल्पना कीजिए कि आप शतरंज खेल रहे हैं। आप अपने विरोधी की चालों को नियंत्रित नहीं कर सकते। यही तो किस्मत है, असलियत है जो सामने है। अगर आप यह सोचकर गुस्सा करें और चिल्लाए कि उसने इसी मोहरे से चाल क्यों चली, यह तो नाइंसाफी है, तो ये बेवकूफी होगी। आप बस उसकी चाल को एक सच्चाई मानकर स्वीकार कर लेते हैं। और अब इसी नई वास्तविकता के भीतर आप अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अपनी तरफ से सबसे बढ़िया चाल चलते हैं। किस्मत से प्यार, यानी खेल के नियमों से प्यार। इसका मतलब है कि जो कुछ हो चुका है या हो रहा है, उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना छोड़ देना। इसके बजाय आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक सवाल पर टिक जाती है, मैं अब क्या कर सकता हूं? इस हालत में मेरी सबसे बेहतरीन चाल क्या है? यह निष्क्रिय दर्शक का नहीं, बल्कि एक माहिर खिलाड़ी का नजरिया है, जो अपनी कुशलता दिखाने के लिए किसी भी, यहां तक कि सबसे बुरे हालात का भी इस्तेमाल करता है। पहली नजर में स्टोइक दर्शन एक स्वार्थी विचारधारा लग सकता है। आंतरिक शांति और अपनी मानसिक दृढ़ता पर सारा ध्यान केंद्रित होने से ऐसा लगता है कि एक स्टोइक व्यक्ति एक विरक्त ज्ञानी है जिसे दूसरों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन यह एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्टोइक दार्शनिक लगातार इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। हमें एकांत में रहने के लिए नहीं रचा गया है। हमारी बुद्धि हमें सिर्फ आत्मविश्लेषण के लिए नहीं दी गई है, बल्कि दूसरों से जुड़ने और उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए भी। हम एक छत्ते की मधुमक्खियों की तरह है या दीवार की एक एक ईंट की तरह। हमारी प्रकृति है कि हम एक बड़े पूरे का हिस्सा बने, सहयोग करें और एक दूसरे की मदद करें। सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो सबसे प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिकों में से एक थे, ने अपनी डायरी में लिखा था, जो छत्ते के लिए फायदेमंद नहीं है, वह मधुमक्खी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। ये वाक्य उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से दर्शाता है। अपनी प्रकृति के अनुरूप जीना का मतलब सिर्फ अपने व्यक्तिगत विवेक का विकास करना नहीं है, बल्कि एक अच्छे दोस्त, एक ईमानदार नागरिक और एक देखभाल करने वाले माता पिता के रूप में अपनी सामाजिक भूमिका को भी निभाना है। दूसरों की मदद करना कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है, बल्कि एक विवेकपूर्ण जीवन का सीधा परिणाम है। दरअसल हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय लोगोस के कण हैं। किसी और की मदद करके आप संपूर्ण इकाई की मदद करते हैं और इस प्रकार अपनी भी। आइए अब हम स्टोइक्स के बारे में शायद सबसे लोकप्रिय मिथक को तोड़ते हैं। कई लोग एक स्टोइक को एक भावहीन कठोर चेहरे वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, एक रोबोट की तरह जो अपनी सभी भावनाओं को दबाता है और कभी मुस्कुराता नहीं। आधुनिक भाषा में स्टोइक शब्द ही अविचलितता और यहां तक कि कठोरता का पर्याय बन गया है। लेकिन यह एक ऐसी विकृत छवि है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं।
स्टोइक्स रोबोट नहीं थे। उन्होंने मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला का अनुभव किया, खुशी, दुख और प्रेम। उन्होंने भावनाओं को दबाने का आह्वान नहीं किया, वे उन्हें विश्लेषण करने के लिए कहते थे। क्या अंतर है? दबाना तब होता है जब आप गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन उसे गहराई में धकेल देते हैं, या दिखावा करते हुए कि वह है ही नहीं। यह पानी के नीचे एक इन्फ्लेटेबल गेंद को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। देर सबेर वह और भी अधिक ताकत के साथ बाहर निकल आएगी। स्टोइक्स ने एक अलग रास्ता सुझाया। जब कोई भावना आती है, जैसे कि गुस्सा, तो उसे दबाने के बजाय उसे तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, इस गुस्से का कारण क्या है? इसके पीछे मेरी कौन सी धारणा है? क्या यह धारणा सच है? क्या इस गुस्से का कारण मेरे नियंत्रण में है? ऐसा विश्लेषण आपको भावनाओं को आप पर हावी होने से रोकता है। आप उसे दबाते नहीं, बल्कि उसके टुकड़ों में तोड़कर उसे बेअसर करते हैं। एक स्टोइक वह नहीं है जो कुछ भी महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो यह सदियों पुराना दर्शन हमारे आधुनिक जीवन से कैसे जुड़ा है। हम प्राचीन रोम में नहीं रहते। आज हमारे चारों ओर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, लगातार जानकारी का शोर और सफलता की बेतहाशा दौड़ है। तो क्या ऐसे में स्टोइसिज्म आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल, बल्कि शायद आज हमें इसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। आज प्रकृति के अनुरूप जीना का मतलब है खबरों और घटनाओं के प्रवाह पर यह सिद्धांत लागू करना कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। उन चीजों को अलग करना जिन पर आप वास्तव में प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना या दान देना। उन चीजों से जो केवल आपको असहाय और चिंतित महसूस कराती है। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स पर अपने आत्मसम्मान को निर्भर न करना। आपकी असली कीमत आपके नेक कामों में है, न कि अजनबियों की वाहवाही में। ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। इसका मतलब है शांत रहना जब आपका ऑफिस का प्रोजेक्ट उम्मीद के मुताबिक न चले, जब फ्लाइट रद्द होने की वजह से आप एयरपोर्ट पर फंस जाए, या जब आपका बच्चा नए वॉलपेपर को स्केच पेन से रंग दे। इन सभी परिस्थितियों में आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं, तथ्यों को बेवजह की घबराहट और अटकलों से अलग करके सबसे बेहतर और रचनात्मक समाधान तलाशने के लिए, गुस्से या निराशा में डूबने के बजाय। स्टोइसिज्म दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, जो उसे 21वीं सदी के लगातार बढ़ते दबावों और ओवरलोड में भी हैंग होने से बचाता है। और यहीं आता है सबसे बड़ा मोड़। ये पूरी फिलॉसफी एक शानदार विचार पर टिकी है। जब स्टोइक्स कहते हैं प्रकृति के अनुरूप जियो, तो उनका मतलब होता है कि आपकी असली प्रकृति, आपका असली घर, आपका अपना दिमाग है। बाहरी दुनिया नहीं, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि आपके विचारों और निर्णयों का आपका आंतरिक गढ़। यह एकमात्र जगह है जहां आप सचमुच के मालिक हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। जो कुछ भी आपको परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है या डराता है, वह बाहर से आता है, लेकिन उस पर आपकी प्रतिक्रिया वह भीतर जन्म लेती है। और यदि आप इस आंतरिक दुनिया को संभालना सीख गए, तो बाहरी दुनिया आप पर अपनी लगभग सारी शक्ति खो देगी। यही है सच्ची आजादी। ये वह आजादी नहीं कि आप जो चाहें करें, बल्कि यह आजादी है विनाशकारी भावनाओं और बाहरी अराजकता से। तो संक्षेप में कहें तो स्टोइक तरीके से प्रकृति के अनुरूप जीना यानी अपने विवेक का उपयोग करना, ताकि हम ये पहचान सके कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। इसका मतलब है कि अपने कार्यों और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि परिणामों पर, और वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह है, साथ ही आंतरिक शांति और गरिमा बनाए रखना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह दिलचस्प लगा और आपने कुछ नया सीखा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मुश्किल चीजों को आसानी से समझाने वाले हमारे नए वीडियोस मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, आपको कौन सा स्टोइक विचार सबसे ज्यादा उपयोगी लगा, या शायद जीवन में लागू करना सबसे मुश्किल? कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय जानना बहुत दिलचस्प होगा।